बर्थडे है, सही में बर्थडे है तेरा? है भाई, जन्मदिन है तेरा आज? नहीं है, वो गर्दन ला रहा है किस तरह नहीं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो सीधा टपका हूं ऊपर से। अरे कल क्या हो गया, दिखाओ, देखिए कॉपी दिखाओ, एक बार कॉपी दिखाओ बेटा। जो कल की क्लास में अपन ने लिख लिए थे, मर्दा के अवयव पढ़ लिए थे और मर्दा रंध्र अवकाश को समझा दिया था, लिखना बाकी था ना, दो मट मर्दा वाला। देखो आज की क्लास में से कोई है क्या स्टूडेंट जो आज पहली बार ये आज पहला दिन है यहाँ पे? आज हाथ खड़े करो, देखिए इनका पहली बार ये आए आज। विपुल जी तो बेटा बुढ़ापे से भी खत्म है, कोई मतलब नहीं है पढ़ा। नए स्टूडेंट आए हो आप? सही में आए हो क्या नए स्टूडेंट? ये ठीक है, बाकी सारे पुराने स्टूडेंट हो गए। हाँ अपन पुराने की नहीं, कल आए थे तो टी शर्ट वगैरह नहीं दी अभी तक, आज मिलेगी। हाँ फिर ठीक है। ये क्या हो गया अभी, पानी किसके निकल गया यहाँ पे? कल की क्लास में मर्दा के अवयव के बारे में पढ़ चुके थे, बहुत सारी बातें कर चुके थे, आज अपन और बातचीत करने वाले हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको दो प्रकार के रंध्र अवकाश, एक कौन से पढ़ाए थे? सूक्ष्म रंध्र अवकाश, और एक कौन से पढ़ाए थे? वृहद रंध्र अवकाश। और अपने दोस्तों बातचीत कर चुके थे कि सूक्ष्म के अंदर क्या पाया जाता है? जल, और बड़े रंध्र अवकाश में क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज देखो मैं एक बार आपको कणों का आकार का नाम लिखाता हूं, क्योंकि कणों के आकार है ना, वही मर्दा के लगभग सभी भौतिक गुणों को प्रभावित करता है। जितने भी भौतिक गुण होते हैं ना, चाहे वो ये कह सकते हैं कि मर्दा की विशिष्ट उष्मा हो, चाहे मर्दा के अंदर जल की मात्रा हो, वायु की मात्रा हो, मर्दा की संरचना की बात करें, या मर्दा के अंदर क्लोड यानी ढेले डग्गल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सारे के सारे सिस्टम कणों के आकार पर निर्भर करते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, आगे अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को अपन 4-5 बार पढ़ेंगे सिलेबस में, ताकि अपन को याद आ जाए। देखो मर्दा कणों का आकार कितने एमएम से कम होता है? अर्थात मर्दा कण का आकार ज्यादा से ज्यादा कितने एमएम का हो सकता है? 2 एमएम का हो सकता है। 2 एमएम का मतलब 2 मिलीमीटर। ये जो आपकी इसकी नोक है वो कितने एमएम की है? 2 एमएम की। अगर कोई बाटा इस नोक से छोटे आकार का हो जाएगा तो उसको अपन किसके नाम से जानेंगे? मृदा कण के नाम से। अब ये छोटा तो इससे, लेकिन इसमें भी छोटे बड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे अपन कह सकते हैं, अपन पहली क्लास के अंदर जाए तो अपन से पहली क्लास वाले सारे स्टूडेंट क्या है? छोटे तो है, लेकिन उस पहले क्लास में जाएंगे तो देखेंगे उनमें भी कोई थोड़ा थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा सा कोई क्या होगा, पतला होगा। छोटे बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो मिट्टी का जो बड़ा कण है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? बालू कण के नाम से। किसके नाम से? बालू कण को किसके नाम जानते हैं? रेत कण के नाम से। जो मध्यम आकार वाला कण है उसको किसके नाम जानते हैं? सिल्ट के नाम से। सिल्ट अंग्रेजी शब्द है, इसको प्योर हिंदी में कौन सा कण कहते हैं? गाद कण कहते हैं। क्या कहते हैं? गाद कण। सिल्ट से जो छोटा कण होता है उसको कौन सा कण कहते हैं? क्ले। अंग्रेजी शब्द है, प्योर हिंदी में किसके नाम जानते हैं? मर्तिका के नाम से। किसके नाम जानते हैं? मर्तिका मतलब मरे हुए कणों को नहीं कहते हैं, मर्तिका मतलब किसको कहते हैं? कले कणों को। और एक कले से भी छोटे कण होते हैं मिट्टी के, जिनको कौन से कण कहते हैं? कोलाइड। जो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, मृदा कोलाइड टॉपिक लिखा हुआ है, और इसके अंदर अपन कोलाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोलाइड। देखो भी हवा के अंदर मी कण उड़ रहे हैं, लेकिन अपन को दिखाई नहीं दे रहे। इन्हीं मिट्टी के छोटे छोटे कण जो आंखों से दिखाई नहीं देते क्या कहलाते हैं? कोलाइड कण कहलाते हैं। ये कोलाइड अलग अलग होते हैं, कभी नाम सुना होगा, केओलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंट मोर्लोनाइट, ह्यूमस, सुना नहीं सुना? अब एक कोलाइड कण है, ये भी क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। छोटे तो है कोलाइड, लेकिन इनमें भी छोटे बड़े कण होते हैं। तो कोलाइड की अगर अपन बात करें आकार की, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, किम वीएच। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? किम वीएच। क्या नाम लिखा है? किम वीएच। क्या लिखा है बोलो देखिए? किम वीएच। क्या लिखा है? किम वीएच। अब ये ट्रिक आपको याद करनी है। किम वीएच यानी इन कोलाइड कणों का शॉर्ट नाम है, जो अपने बार बार क्या आने वाला है काम में। के का मतलब होता है केओलिनाइट। क्या होता है? आई का मतलब इलाइट, एम का मतलब मोंट मोर्लाइट, वी का मतलब वर्म्यूक्लाइट, एच का मतलब ह्यूमस। और ह्यूमस कण क्या होता है? खाद का वह कण जिसको हाबुड़े खाना पसंद नहीं करते, उस खाद के कण को किसके नाम जानते हैं? और मृदा में सबसे छोटा कण किसका होता है? ह्यूमस का। जो किसका टुकड़ा है? खाद का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? आगे पढ़ेंगे तो मर्दा में बालू, बालू से छोटा सिल्ट, सिल्ट से छोटा क्ले, क्ले से छोटा कोलाइड। कोलाइड में भी कौन है?
केओलिनाइट उससे छोटा, इलाइट उससे छोटा, मोंटमोरलाइट उससे छोटा, वर्म्युक्लाइट और मृदा का सबसे छोटा कण कौन सा जाएगा? ह्यूमस। अब आपको हो सकता है कि कोई भी अपने को भौतिक गुण पूछे मृदा के, तो ये 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दे, यानी कि हम 8-9 नाम लिखे, इनमें से कोई से भी अपन को 4 ऑप्शन आपको पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो पानी को रोकने की क्षमता है, ये बड़े रंध्रावकाश में ज्यादा होती है कि छोटे रंध्रावकाश में ज्यादा होती है? छोटे रंध्रावकाश। मिट्टी में जितने छोटे कण होंगे तो रंध्रावकाश भी क्या बनेंगे? छोटे। छोटे रंध्रावकाश पानी को जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे, यानी पानी को रोक लेंगे। क्या कर लेंगे? अब पानी को रोकने की क्षमता बड़े रंध्रावकाश में ज्यादा है, छोटे में ज्यादा है? अब जितना रंध्र छोटा होगा, पानी को रोकने की क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बताओ, सबसे ज्यादा पानी को रोकने की क्षमता किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? ह्यूमस की होगी। और सबसे कम किसकी होगी? बालूकण। किसकी हो जाएगी? तो ये पानी को रोकने की क्षमता को कहा जाता है जल धारण क्षमता। क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता। और ये अपने को पेपर के अंदर पूछा जाता है, जल धारण क्षमता। कहने का मतलब अपने टंकी के अंदर जितना ज्यादा छोटा नल लगा होगा, उस नल के द्वारा पानी को रोकने की क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जिसको शॉर्ट के अंदर अपन किसके नाम जानते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और बिल्कुल शॉर्ट में कर देंगे WHC। क्या कहते हैं? WHC। तो इसके लिए क्या मैं शॉर्ट में ये लिख सकता हूं क्या कि कणों का आकार क्या होगा? छोटा। क्या होगा? देखो, इसको व्युत्क्रमानुपाती भी लिख सकता हूं, सीधा लिख रहा हूं कि कणों का आकार। अब देखो, ये मैं थोड़ी सी आदत है, मैं आज ही पढ़ने लिखते हुए जोर आ रहा है, ये मैंने कर दिया एरो नीचे। इसका मतलब क्या है? कम ऊपर जा रहा हो एरो, इसका मतलब क्या जाएगा? ज्यादा। तो ये कहते हैं कणों का आकार क्या होगा? कम यानी छोटा होगा। तो जल धारण क्षमता उतनी क्या होने वाली है? ज्यादा होने। जितने छोटे कण होंगे, पानी को रोकने की क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब दोस्तों, जिस मिट्टी में बालू कण ज्यादा उसको बलुई मृदा, जिसमें सिल्ट कण ज्यादा सिल्ट मृदा, जिसमें क्ले कण ज्यादा उसको क्ले मृदा कहते हैं। याद रह जाएगा क्या? अब देखो, अगर दोस्तों बात करें इन 3 मृदाओं की बात करें एक बार, आगे अपन सारी पढ़ेंगे। अभी अपन ये आप जानने लगे कि कण जितने ज्यादा छोटे होंगे, जल धारण क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो आपको पूछा जाए कि इन तीनों मृदाओं में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता किसकी है? क्ले मृदा की। तो ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता कौन सी मृदा की? क्ले मृदा की। क्ले से कम किसकी हो जाएगी? सिल्ट की। और सबसे कम किसकी हो जाएगी? बलुई मृदा। देखो, बालू कण होता है जबकि बलुई क्या होती है? मृदा। W2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, आगे बात करेंगे इसके बारे में। बालू कण होता है जबकि बलुई क्या होती है? मृदा होती है। तो ये कह सकते हैं। अब आपको क्ले, अब क्ले से भी छोटा कौन? कोलाइड कण। कोलाइड ह्यूमस कोलाइड है कि नहीं है? तो आपके क्ले से भी छोटा था कार्बनिक मृदा। कौन सी मृदा होती है? जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खाद ज्यादा है। खाद ज्यादा तो ह्यूमस भी क्या होगा? ज्यादा। तो कहने जो भी ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा है बताओ सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी है? वर्मिकुलाइट। अगर ये 4 दे दिए जाए तो ह्यूमस। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कण जितने ज्यादा छोटे होंगे, क्योंकि भी आप लोग कणों के बारे में जानते नहीं है, लेकिन टॉपिक अपन यहीं पे कवर कर लिया, ठीक है। यानी कण जितने ज्यादा छोटे होंगे, पानी को रोकने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। याद रह जाएगी नहीं रह जाएगी? तो ये एक अपना टॉपिक है जल धारण वाला, जिसकी भी अपन क्या कर चुके बातचीत है वो कर चुके। इसका मतलब बड़े रंध्रावकाश के अंदर पानी को रोकने की क्षमता नहीं है, पर यही कारण है कि बड़े रंध्रावकाश में हमेशा ही वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु। और छोटे रंध्रावकाश में हमेशा क्या पाई जाती है? पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब अपन लोग ये कह रहे हैं कि भाई छोटे रंध्रावकाश है, इसमें जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। अपने पास कोई मिट्टी है, मान लो उसमें कोई छोटे रंध्रावकाश है, कुछ बड़े, तो छोटे रंध्रावकाश में क्या भरा हुआ है? पहले से बताओ। जल भरा हुआ है। लेकिन बड़े रंध्रावकाश किससे भरे हुए हैं? वायु से। इसका मतलब इस मिट्टी में जैसे ही पानी डालेंगे तो मिट्टी के अंदर जो बड़े रंध्रावकाश है उससे पानी कहां जाएगा? नीचे। लेकिन सोचो, अपने पानी डाला फिर नीचे चल गया, फिर और पानी डाला फिर पानी नीचे गया, फिर और पानी डाला फिर और नीचे गया, फिर पानी डाला फिर और नीचे गया। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी क्या कि खेत में अगर पानी पानी डालते रहे तो खेत में पानी बढ़ जाएगा और पानी का नीचे जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मान लो पानी डालते डालते खेत में इतना पानी हो गया कि पानी के नीचे जाने की जो गति थी वो क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है, और पानी खेत में एकत्रित हो गया। तो बताओ, बड़े रंध्रावकाश भी पानी से भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? और जब दोस्तों खेत में छोटे रंध्रावकाश में तो पानी नहीं है, अगर बड़े रंध्रावकाश भी पानी से भर जाए उसको कहते हैं जलमग्नता। क्या कहते हैं?
जलमग्नता। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मृदा की वह दशा जब छोटे व बड़े यानी सूक्ष्म व बृहद दोनों रंध्रावकाश पानी से भर जाते हैं, उस दशा को किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जानेंगे? जलमग्नता के नाम से। और दोस्तों जलमग्नता है, इसको अंग्रेजी में किसके नाम जानते हैं? वाटर लॉगिंग के नाम से। किसके नाम जानते हैं? वाटर लॉगिंग के नाम से। याद रह जाएगा क्या? अब ये जब वाटर लॉगिंग पढ़ते हैं ना, तो इससे संबंधित अपन दो शब्द और पढ़ते हैं जो अपने आगे पोषक तत्व पढ़ेंगे, वहां पे अपने काम में आने वाला है। और जलमग्नता के अंदर बात करें तो दो शब्द और है। एक अपने पास होता है क्रॉप लॉजिंग। कौन सा होता है? क्रॉप लॉजिंग। और एक शब्द होता है दोस्तों क्रॉप लॉगिंग। कौन सा होता है? देखो इतना सा फर्क है, इसके अंदर डी जी है और इसमें अंदर क्या है? डबल जी। बाकी सेम है, लेकिन दोस्तों इनके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। देखो इसको हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है क्रॉप लॉजिंग। क्या कहते हैं? क्रॉप लॉजिंग कहा जाता है। यानी इसके अंदर जहाज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? जहाज, जबकि इसके अंदर गाय आएगी। क्या आएगी? गाय। यानी क्रॉप लॉगिंग। केवल इतना सा फर्क है, इसमें जहाज आ रही है, इसमें गाय आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्रॉप लॉजिंग क्या होता है और क्रॉप लॉगिंग क्या होता है। बताओ, किसी को पता है क्या दोनों के बारे में? कौन बताएगा? वो चश्मे वाले भाई साहब बताएंगे। बताओ, देखिए इसमें फसल गिर जाएगी और इसमें किसके लिए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बातचीत कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना, देखो ये दोनों शब्द थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं। अपने पेपर में पूछा है इनका ना, अपन कितने रट्टे मार ले, लेकिन पेपर में जाएंगे तब आपको सीधा पूछ जाएगा कि फसल का गिर जाना क्या कहलाता है? क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप लॉगिंग। और वहां पे अपन कई बार भूल भी जाते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें देखो क्या आ रहा है? जी जी। इसमें क्या आ रहा है? डी जी। यहाँ पे पेन रखने और पेन को ऐसे घुमा देने। बताओ क्या बन गया? लॉलीपॉप। क्या बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? अब लॉलीपॉप का बड़ा रूप मानो, तो लॉलीपॉप का बड़ा रूप लेंगे तो थोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब हथौड़े को लेके अपने क्या करना है? खेत में चलना है, ऐसे हिलाते हिलाते, तो फसल क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? तो फसल का गिरने वाले में डी आएगा। क्या आएगा? मतलब लॉलीपॉप आ जाएगा। क्या जाएगा? अरे याद रख लेंगे क्या? याद रह जाएगा। तो इसका तो मतलब है फसल का गिर जाना। क्या हो जाना? फसल का गिर जाना। अब देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्लीमेंट। क्या नाम था? क्लीमेंट। हवाई द्वीप पे रहता था। कहाँ रहता था? हवाई द्वीप पे। आप जानते हैं सरकारी नौकरी लग जाती है ना, तो आदमी कंजूस हो जाता है। क्या होता है? कंजूस हो जाता है, और वो अपनी तनख्वाह में से एक भी रुपए खर्चे नहीं करना चाहता। अब दोस्तों हुआ क्या था? सांटों की सीजन चल रही थी। किसकी सीजन चल रही थी? सांटों की। सांटे जानते हैं कि नहीं जानते? और ये जो क्लीमेंट वैज्ञानिक है ना, उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं तो सांटे खाऊंगा। क्या खाऊंगा? सांटे खाऊंगा। और ये कहते सांटे खरीद के लाएगा, तो मुझे ये बताओ पैसे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? पहले तो मुझे ये बताओ सांटे किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। किसको कहते हैं? गन्ने को किसके नाम से जानते हैं? सांटे के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं सांटे खाने की इच्छा होगी। अब सरकार से प्रोजेक्ट ले लिया कि मैं तो सांटे लगाऊंगा। अब पूछा भाई क्या करेंगे? एक बार दो तो सही, तो खेत में सांटे लगा लिए, सांटे खाने भी लग गया। अब वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो सरकार कल को वह पैसे लगा रही है, उत्पादन भी करा रही है, तो कल को पूछेगी नहीं, पूछे काम में क्या करा? तो बेचारे के पास कुछ कहने के लिए था नहीं, तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही, और वो बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? क्लीमेंट। क्या नाम था? अगर क्लीमेंट नाम आप लोग बाई चांस भूल भी जाए तो इस क्लीमेंट नाम से एल को गायब कर देना है। किसको गायब कर देना है? एल को। तो क्या बन जाएगा? सीमेंट। और क्या बन जाएगा? अरे याद रह जाएगा क्या? देखो सीमेंट और क्लीमेंट एक ही परिभाषा है, एल एक्स्ट्रा आ रहा है केवल। जगह कौन सी थी? हवाई। कौन सी जगह थी? हवाई द्वीप जगह का नाम है। आगे दोस्तों बात करें कि उन्होंने फसल कौन सी लगाई? गन्ना। कौन सी लगाया? अब गन्ना। अब इसको रिसर्च करना था, तो उसके पास ज्यादा दिमाग तो था नहीं, तो उसने क्या कर दिया? एक ग्राफ बना दी। क्या बना दी? अब मुझे बताओ पौधों को मृदा में से सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व अवशोषित करती है? सबसे ज्यादा कौन सी है? प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके। उनमें से भी ज्यादा कौन सा चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए इसको प्राथमिक कहते हैं। और यही कारण है कि पूरे भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उर्वरक कौन डालते हैं?
तो उसने क्या करा कि भाई गन्ने का पौधा है तो नाइट्रोजन तो ग्रहण करेगा ही करेगा। तो उसने ये देखा अपन तो ज्यादा तो कुछ मात्रा करेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे ये देख लेंगे कि पौधा कितने दिन पर कितनी नाइट्रोजन ग्रहण करता है। जैसे मान लो एक रोज 1-1 ग्राम ग्रहण कर रहा है, तो आज 1 ग्राम हो गया, कल 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, और एक साइड में ग्राफ बनाई तो एक साइड में क्या लिख दिया इसने नाइट्रोजन अवशोषण लिख दिया, और एक साइड में क्या लिख दिया दिन लिख दिए। क्या लिख दिए भाई दिन लिख दिए कि कितने दिन के ऊपर पौधा कितना नाइट्रोजन क्या करता है ग्रहण। और ये नाइट्रोजन और दिनों के बीच में क्या बना दी एक ग्राफ बना दी। क्या बना दी ग्राफ बना दी। इस ग्राफ को किसके नाम यानी क्या नाम दिया गया क्रॉप लॉगिंग। क्या नाम दिया गया क्रॉप लॉगिंग दिया गया। तो अपने को अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये जो गन्ने की फसल के लिए था, लेकिन कौन से पोषक तत्व के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था नाइट्रोजन के लिए। तो क्रॉप लॉगिंग से अपने पास 4 प्रश्न बन जाते हैं कि क्रॉप लॉगिंग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने करा एलिमेंट में। क्रॉप लॉगिंग का उपयोग कौन सी जगह सर्वप्रथम वायदेव। क्रॉप लॉगिंग शब्द कौन सी फसल के लिए काम में लिया गया गन्ने के लिए। और अगला क्वेश्चन कि क्रॉप लॉगिंग का उपयोग कौन से पोषक तत्व के लिए किया गया नाइट्रोजन के लिए। बाद में तो बाकी फसलों में भी किया गया, लेकिन सर्वप्रथम कौन सी फसल थी नाइट्रोजन। और पोषक तत्व कौन सा था नाइट्रोजन फसल कौन सी थी गन्ना। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन बन गए 4%। बाकी इसके बारे में डिटेल से जब आपको सर गन्ना पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे गन्ना, उस समय इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत है वो सर है वो और करेंगे। तो फिलहाल अपन ये कर सकते हैं क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉजिंग और वाटर लॉगिंग तीनों शब्दों के बारे में क्या कर चुके बातचीत कर चुके हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था और ये देखा था कि जिस मिट्टी में बालू कण ज्यादा बलुई मिट्टी, सिल्ट कण ज्यादा सिल्ट मृदा, क्ले कण ज्यादा क्ले मृदा। लेकिन ऐसी मृदा जिसके अंदर बालू सिल्ट क्ले तीनों के बराबर क्या पाए जाते हैं गुण पाए जाते हैं, उसको अपन कौन सी मृदा के नाम से जानते हैं लोमी मृदा के नाम से। किसके नाम से लोमी मृदा। आपके बलुई सिल्ट और क्ले तीनों के बराबर गुण है। और इसके अंदर कण अपन ने देखा था जो कण वस्तु रेंज में पाए जाते हैं, लेकिन अगर अपन औसतन बात करें तो बालू कण कितने 40, सिल्ट कण कितने इसके अंदर 40, और आपके क्ले कण कितने हो जाएंगे 20%। कितने परसेंट 20। तो कण बराबर नहीं होके क्या होते हैं लक्षण बराबर होते हैं। अब इसमें देखो तीनों ही कण है, क्या है भाई तीनों ही कण है। तो ये कर सकते हैं बड़े कणों के बीच में कौन से रंध्रावकाश बन जाएंगे बड़े वाले, और छोटे कणों के बीच में कौन से रंध्रावकाश छोटे वाले। तो अगर कणाकार के आधार पे बात करें तो दोमट मृदा फसल उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है सबसे बढ़िया मानी जाती है। अब दोमट मृदा कौन सी होती है कहां पाई जाती है, इसके बारे में जैसे जैसे पढ़ेंगे तो लास्ट में आप ये कह दोगे कि भारत की कौन सी मृदा बढ़िया है कौन सी मृदा खराब है। फिलहाल अपन बात करें कणाकार के आधार पे तो दोमट मृदा बढ़िया है, क्योंकि छोटे रंध्रावकाश भी है और बड़े भी। छोटे में जल और बड़े में वायु, और पौधों की वृद्धि के लिए पानी भी चाहिए। तो क्या चाहिए वायु या हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा। और इस मिट्टी में पानी और हवा अतः छोटे बड़े दोनों रंध्रावकाश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। याद रह जाएगा क्या आगे अपन पढ़ेंगे। देखो बलुई मृदा सिल्ट मृदा क्ले मृदा और एक दोमट मृदा, इन चारों नामों को दो दो नाम जोड़ के अपन टोटल 12 प्रकार की मृदा बनाएंगे। कितने प्रकार की बनाएंगे 12 प्रकार की, जिनमें देखो आपके दोमट से बढ़िया कौन सी होती है बलुई दोमट। कौन सी जाएगी फसल उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया कौन सी लिखूंगा मैं आगे बलुई दोमट, और बलुई दोमट के बाद में कौन सी हो जाएगी दोमट मृदा। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपको लिया जाए फसल उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया दोमट भी ऑप्शन और बलुई दोमट भी हो तो कौन सा सी माना जाएगा बलुई दोमट, और बलुई दोमट नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा दोमट हो जाएगा। जिसके बारे में आगे 2-3 क्लास बाद में जब कणाकार पढ़ेंगे उस समय अपन लोग क्या करने वाले बातचीत पढ़ने वाले। तो मेरे ख्याल से कल अपन ने लिखा था उसके आगे अपन को 2-4 पॉइंट लिख लेने चाहिए कि नहीं लिख लेने चाहिए। तो अपने को लिख लेने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए, छाप लेना चाहिए, और इसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। तो लिखिएगा कल लिखा था उसके आगे नई लाइन से नया एरो नया तीर चला के लिखिएगा। लिखो हाँ जब क्या लिखोगी ये भगवान प्रजापति जी क्या कह रहे हैं सर हापुड़े क्या होते हैं। आप बूढ़े पूछ रहे हैं आप बूढ़े पूछ रहे हैं आप बूढ़े का नाम तो नहीं लिया मैंने आज। आप बूढ़े क्या होते हैं बताओ। वो कई बार डराते हैं ना छोटे बच्चों बेटा हब्बू खा जाएगा हब्बू आ जाएगा। हब्बू किसको कहते हैं कीड़े मकोड़ों कहते हैं सूक्ष्म जीवों को कहते हैं बेटा।
है ना। सर सोयल साइंस कितनी क्लास में कंप्लीट हो जाएगी? बेटा लगभग 2-3 साल लगेगी बेटा, है ना। अपने को 3 साल लगेगी लगभग, आपका डब्ल्यू का पेपर हो जाएगा, फिर बाकी क्लास हट जाएगी, फिर अपन पूरे दिन 2-2 3-3 क्लास सोयल साइंस की लगेगी, 3-4 साल लगेगी बेटा, है ना। सर बार फाइल्स, ये क्या लिख रहा है? बार फाइल पड़ी लड़ाकों के सोयल में तो वाटर लीचिंग नहीं हो पाती है, क्या लिखना चाह रहे हैं? क्या लिखा है? समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज? बार फाइल लीचिंग नहीं हो पाती है, वाटर और एयर का अनुपात क्या होता है? ये ऊपर कौन सी लिखी है बेटा? वापस कमेंट करो देखे। बर्फीले पहाड़ी, जब बर्फीले पहाड़ी, बर्फीले पहाड़ों में अलग सेंसर पाया जाता है बेटा। बर्फीले लिखा है, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ ली तूने। बर्फीली बर्फीली पहाड़ी इलाकों के सोइल में तो वाटर लीचिंग नहीं हो पाता बेटा, वहां पे डब्ल्यू सेंसर पाया जाता है। कौन सा पाया है? डब्ल्यू। आगे अपन पढ़ेंगे, मैं सोइल प्रोफाइल पढ़ाऊंगा ना तब, क्योंकि मिट्टी वहां पे बर्फ जम जाती है, कई बार मिट्टी में नीचे भी आपके डब्ल्यू सेंसर बन जाता है। आज तक एबीसी आर ही पढ़ा है ना, अपन पढ़ेंगे डब्ल्यू सेंसर बन जाता है, इसके बाद नहीं जा पाता, है ना। सर कल के क्वेश्चन समझा दो एक बार, कल क्या क्वेश्चन कराए थे? देखो ऑनलाइन वालों को तो मुझे लगता है कोई देखने से कोई मतलब नहीं है, अपन को लिख लेना चाहिए। तो नई लाइन, नया तीर, नई उंगली चला के लिखिएगा। लिखो, उंगली करो, लिखो, देखिए। यस, लाइन नंबर फर्स्ट, जब मृदा के छोटे व बड़े, जब मृदा के छोटे व बड़े, जब मृदा के छोटे व बड़े, छोटे बड़े कहूं या सूक्ष्म या वृहद कहूं, एक ही बात है ना। तो लिखो, जब मृदा के छोटे व बड़े दोनों रंध्रावकाश, दोनों रंध्रावकाश पानी से भर जाते हैं। जब मृदा के छोटे व बड़े दोनों रंध्रावकाश पानी से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तो खेत की इस दशा को, जब छोटे व बड़े दोनों रंध्रावकाश पानी से भर जाते हैं, तो खेत की इस दशा को, इस दशा में इस कंडीशन को ना, इस दशा को जलमग्नता वाटर लॉगिंग कहा जाता है। जलमग्नता वाटर लॉगिंग कहा जाता है। जलमग्नता कहा जाता है। जलमग्नता कहा जाता है। सर 2 ईयर का सिलेबस नहीं बेटा, आपको पता है तो पूछने की कहां जरूरत है, 2 ईयर का नहीं, कर लेंगे महीने 1.5 महीने के अंदर, क्या टेंशन ले रहे हो? पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए। सिलेबस कराना जरूरी है कि समझ में आना जरूरी है? समझ में आना जरूरी है, टाइम से करवा देंगे सिलेबस। जलमग्नता कहलाता है, और ये 2 और लिख लो इसके नीचे। क्रॉप लॉजिंग क्या होता है, क्रॉप लॉगिंग क्या होता है, दोनों के बारे में लिख लो। 5 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, 5 क्वेश्चन लिखो। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट करते हुए चलेंगे ना, तो जब उन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो टॉपिक आप खुद ही बता दोगे, सर इसमें ये वाला होगा, इसमें ये वाला होगा। और आजकल आपको पता है कि आजकल पहले तो सीधी सीधी लाइनें आती थी, आजकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन कितना ही घुमा के दे दे, कैसी लैंग्वेज का यूज कर ले, आपको किसी प्रकार से कोई फर्क है वो पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन कंडीशन इतनी है, जो पढ़ा दिया जाए वो समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो बिना शर्माए आपको क्या कर लेना है, पूछ लेने। जनरली ऐसे होता है कि छोरे पूछते नहीं है, कि छोरियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, हाथ खड़ा कर लिया, पूछ लिया कि सर ये वाटर लॉजिंग, इसको लॉजिंग क्यों पढ़ा सर? तो बाई चांस अगर ऐसे पूछ ले तो बेइज्जती हो जाएगी। छोरियां सोचती है कि छोरों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो बेटा स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत नहीं होती है। अगर इज्जत बनाओगे तो साल 2 साल 4 साल बाद वैकेंसी आएगी ना, उसके अंदर आप लोगों को वापस आना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि आप लोग वापस आए। चाहते कि नहीं चाहते? हम लोग नहीं चाहते हम लोग की वापस आए, आप नौकरी लगो, है ना, पढ़ा करो, है ना। कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखो आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट है, अब सोचो आपके साथ एमएससी वाले पेपर देंगे, पीएचडी वाले भी पेपर देंगे। अभी आपसे पहले एओ का पेपर है, किसका पेपर है? एओ का है कि नहीं? अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल में। और सोचो वो एओ वाले भी कितनी तैयारी कर रहे होंगे, और अपने कब से बैच चल रहा है, उसके अलावा एओ की तैयारी कर रहे हैं एमएससी लेवल पे, तो वो सेम सिलेबस एओडब्ल्यू होगा। तो आप लोग जब तक शुरू हुए हो तब तक उनके सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। वो मार्च अप्रैल तक एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, फिर 7-8 महीने उनके पास केवल रिवीजन ही बचेगा। तो ये कभी नहीं सोच रहे हैं सर अभी तो 8-10 महीने पढ़े, 12 महीने पढ़े, कुछ भी टाइम नहीं है, मतलब, है ना। लगातार कंटिन्यूटी रखोगे, ज्यादा नहीं 4-5 घंटे रोज पढ़ोगे, आराम सिलेक्शन हो जाएगा।
और अगर ये कह सकते हैं खुद को धोखा दे रहे हो तो इससे कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि किताब सबके हाथ में, कोचिंग सारे आते हो, किताब लेके रूम पे सारे बैठते हो, लेकिन फर्क केवल संस्कारों का पड़ता है कि कोई मोबाइल चला लेता है और कोई ये किताब पढ़ लेता है। ठीक है, ये लिख लिया यहां तक। ये लिखने के बाद में लिखेंगे नेक्स्ट, नई लाइन से नया तीर चला के। 15 घंटे खत्म हो जाओगे, 15 घंटे पढ़े जाता है क्या? वो थोड़ा सा प्रमोट होते हैं ना, वो उनका कद हमसे थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़े ज्यादा घंटे बताते हैं। हम 4-5 पे, और कोई आएगा वो 8-10 बताएगा। पॉसिबल है क्या? मतलब भाई आप 4 घंटे तो क्लास लेते होंगे, 5 घंटे क्लास, और रेगुलर अगर 4 घंटे भी पढ़ लिए ना आप ईमानदारी से, एवरेज 4 घंटे मन लगा के कि फोन ऑन छोड़ छुड़ा कर ईमानदारी के 4 घंटे दे दिए तो आराम से लेक्चर। लेकिन 4 घंटे एक बार सोचो कि पिछले सप्ते के अंदर 4-4 घंटे के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 28 घंटे ईमानदारी के दिए कि नहीं दिए? अब लाइब्रेरी गए तो सही 4 घंटे गए, पहले तो इंस्टाग्राम देखा, रील देखी, छोरियों के ठुमके देख लिया, अरे ये ठुमका अच्छा नहीं है, वो ठुमका अच्छा नहीं है, फिर देखा यार, फिर वापस व्हाट्सएप पे आते हैं, फिर स्नैपचैट पे जाते हैं, फिर वापस इंस्टाग्राम का नंबर आता, आधा घंटा गया, फिर दोस्त का बना ला जा रहे यार मैं आ गया नहीं चाय पीते हैं, ले फिर वापस चाय पीने चल गए, फिर ये कि आज कोचिंग गए थे, मैंने उसको देखा और मैंने इसको देखा, वैसे हफ्ते में आधा घंटा और हो गया, तो उसको पढ़ना थोड़ी कहते, पढ़ने का सब कुछ छोड़ छुड़ा कर हाँ पढ़ना ही है। और 4 घंटे भी रेगुलर पढ़ लेते हैं, किसी दिन पढ़ भी नहीं पाते, किसी दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं। एवरेज अगर 4 घंटे दे दिए ना सप्ताह के, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, महीने भर बाद खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं ना। नेक्स्ट एरो करके लिखिएगा इसके अंदर, ये वाला मैं जो लिखा रहा हूँ जो है ना, ये हेडिंग डाल लो, दोमट लोमी या लोमी मर्दा, है ना, एक ही बात। इसको लोम मर्दा भी कहते हैं, लोम और लोमी एक ही बात होता है ना। इस दोमट मर्दा को राजस्थान के अंदर कच्छारी मर्दा कहते हैं। कौन सी मर्दा कहते हैं? कच्छारी, याद रखिएगा ना। हाँ, कच्छा नहीं कहते, कच्छारी पूरा नाम, कच्छारी मर्दा। आगे पढ़ेंगे राजस्थान की मर्दाओं पढ़ेंगे, बल्लुई कच्छारी मर्दा, कच्छारी मर्दा, तो दोमट मर्दा का दूसरा नाम है ना। जल्लोड मर्दा बोलते हैं ना। ये तो कणाकार के आधार पे, ये कणाकार है, इसको अपन जल्लोड मर्दा, जो जल्लोड मर्दा है ना वो कणों के आकार के आधार पर दोमट प्रकार की होती है ना। आगे पढ़ाऊंगा, जैसे काली मर्दा वो है तो क्ले प्रकार की, लेकिन नाम क्या है? काली मर्दा, कण के आकार के आधार पर क्ले मर्दा। तो ये जो कच्छारी मर्दा जल्लोड मर्दा होगा, जल्लोड मर्दा वो किस प्रकार की होती है? दोमट प्रकार की होती है। आगे लिखाऊंगा भाई जलोढ़ मर्दा है, जलोढ़ मर्दा मतलब बजरी, क्या बजरी बनती है ना अपन नदियों के, उसको कहते हैं जलोढ़ मर्दा, जल के ओढ़ने से बनी मर्दा, जल के बहने से बनी मर्दा, वो जलोढ़ मर्दा कहते हैं। और उसको कच्छारी मर्दा कहते हैं, उसमें छोटे और बड़े सारे ही कण होते हैं, उसमें सारे ही कण उसको क्या कहते हैं? दोमट मर्दा। तो कच्छारी मर्दा, जलोढ़ मर्दा और दोमट प्रकार की होती है ना। ये कणों का आकार है, कण का नाम है, किसका नाम है? कणों के आकार के आधार पर। जैसे मैं भी कह रहा हूँ दोमट मर्दा, वही आगे मैं संरचना में लिखाऊंगा क्रम भी संरचना बढ़िया होती है। तो फिर कहोगे सर पहले तो आपने लिखा फसल उत्पादन का दोमट बढ़िया है, अब कह रहे हो क्रम भी संरचना बढ़िया है। तो ये कणाकार है, वो आगे संरचना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और जलोढ़ मर्दा बढ़िया है, तो वो मर्दा है, क्या है वो? मर्दा है, क्रम भी संरचना है, ये कणाकार के आधार पे, किसके आधार पे? अगुजा बालू कर्ण, सिल्ट कर्ण, क्ले कर्ण, दोमट कर्ण, हिसाब से ये हेडिंग डालनी, लिखिएगा ऐसी मृदा, ऐसी मृदा जिसमें, ऐसी मृदा जिसमें बलुई कोमा सिल्ट, ऐसी मृदा जिसमें बलुई सिल्ट व क्ले, ऐसी मृदा जिसमें बलुई सिल्ट व क्ले तीनों मृदाओं के बराबर गुण पाए जाते हैं, तीनों मृदाओं के बराबर गुण पाए जाते हैं। बराबर गुण, गुण को अंडरलाइन कीजिएगा, बराबर गुण पाए जाते हैं, दोमट मृदा कहलाती है। बराबर गुण पाए जाते हैं, दोमट मृदा कहलाती है। तथा यह मृदा फसल उत्पादन के लिए, तथा यह मृदा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तथा यह मृदा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें सूक्ष्म व बृहद, क्योंकि इसमें सूक्ष्म व बृहद
क्योंकि इसमें सूक्ष्म व बृहद अर्थात सूक्ष्म व बृहद अर्थात छोटे व ऐसे लिखिएगा, सूक्ष्म व बृहद अर्थात जल व वायु, सूक्ष्म व बृहद अर्थात जल व वायु, सूक्ष्म में जल, बृहद में वायु, अर्थात जल व वायु दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। सूक्ष्म व बृहद अर्थात जल व वायु दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, दोनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में ये लिख लो, इसमें कण कितने हैं, दोमट मृदा, कौन कितने हैं, लेकिन दोमट से भी बढ़िया कौन सी होती है, बलुई दोमट, जो मैं आगे पढ़ा दूंगा, आपको समझा दूंगा ये वाली चीजें ना, क्योंकि ये टोटल 12 प्रकार के कणों के आकार के आधार पर कितनी पड़ेंगे, 12। अभी तक 4 आपको जो छोटी छोटी थी, जो आपको पता होना चाहिए, बलुई मृदा, सिल्ट, क्ले, दोमट और तीनों बता दिए ना। ये लिखो एक बार, आप ये वाला लिख लो कौन सा कण कितने हैं, और एक ये वाला लिख लो, है ना। ये इधर अपने को न्यारा कर दिया कि बाकी छोरियों ने न्यारा कर दिया, सबने न्यारा जानते हैं, न्यारा क्या होता है, अलग करना। कई बार हो जाता न्यारा कर दिया क्या मतलब, फिर इधर जगह थी, इधर जगह थी, इधर थी, या लड़ाई होगी छोरियों से, ये बिठा नहीं तुमको, नहीं बिठा रही सर, नहीं बिठा रही मुझे, इनके सामने बैठ जाए, अगर अकेले बैठे हो, इनको इधर बोलोगे तो मना थोड़ी करेंगे, इधर करोगे मना। देखो अभी सीखना नहीं है, बाद में बिठा लिया करो, जब क्लास खत्म होना स्टार्ट तब बिठाया करो, ऐसे बोला करो, लो हमारे पास आ जाओ, हम इधर सीख जाते हैं मतलब। या फिर इधर ज्यादा सर्दी लग रही है, ऐसी चल रही है, तो ये लिख लिया, इतना ये लिखना है, मैं सिर्फ कहूँ ना लिखो तो मेरे थोबड़े की तरफ नहीं देखना, इधर लिखना है फिर आप लोगों को, है ना। लिख लिया, इसके बाद में लिखो, आगे हेडिंग डालिएगा नहीं, नई हेडिंग डालिएगा जल धारण क्षमता। देखो आपकी कॉपी के ऊपर खाली जगह है ना ऊपर थोड़ी सी, उसके ऊपर ये कण बना लो, देखो ये वाले, ये बार बार काम में आकार के आधार पे, बालू से छोटा, सिल्ट छोटा, क्ले, क्ले छोटा, कोलाइड, और कोलाइड में भी कणों के नाम है ना, ये शॉर्ट में नाम है, बाद में पूरे नाम देख लेंगे अपन लोग। एक बार लिखो देखिए, अरे सर हवाई द्वीप बता दो, हवाई द्वीप बता दिया ना बेटा, हवाई द्वीप जगह का नाम है, जैसे उदयपुर जगह है ना, जेपर, उदयपुर, ऐसे हवाई द्वीप जगह का नाम है, द्वीप है, आइसलैंड का नाम है ना। सर बर्फीले पहाड़ों में क्या जल और वायु सेम रेशो, बेटा देखो आइडियल कोई नहीं होता, मैं भी छोरों को ना कि तुम्हारे लिए मैं लुगाई लेके आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ, शाम को लुगाई लेके आ रहा हूँ, तो इसके अंदर सपनों की परियां आती है, इनकी क्या आती है, सपनों की परियां, और बाद में पता चले कि मैं से शाम को लुगाई लेके आए, उसके 2 सामने दांत ही नहीं है। तो वास्तविकता अलग होती है और कल्पनाएं अलग होती है, लेकिन जब भी अपन को कल्पनाएं चलेगी कुछ भी, वो लिखने वाली हेडिंग डाल के लिख लो, मतलब है ना, ये लिख लो एज इट इज पूरा। तो कहने का मतलब आइडियल बराबर तो कोई मर्दा में नहीं होती है, लेकिन अपन तो कह रहे हैं बढ़िया मर्दा में दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। जैसे भी आपका सिलेक्शन हो तो पहली दूसरी तीसरी रैंक के साथ तो अलग ही में जाओ, तो वो तो आइडियल है कि मेरा सिलेक्शन, मेरी पहली रैंक लग जाएगी, दूसरी लग जाएगी, लेकिन अगर जैसे तैसे करके नौकरी लग जाए वही बड़ी बात है। तो कल्पनाएं अलग होती है, वास्तविकता अलग है। तो अपन करें बढ़िया मर्दा, तो बढ़िया मर्दा होती नहीं है, अपन कहते हैं भाई ऐसी मर्दा बढ़िया है, तो जल और वायु सीमित में बराबर नहीं हो सकता, मतलब है ना, हमेशा एक कम ज्यादा होता है। कल बताया था जलवायु कारकों के ऊपर निर्भर करता है, किसी मिट्टी में छोटे बड़े अगर दोनों रंध्राकाश बराबर भी हो ना, तो भी जल और वायु दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते, वहां पे जलवायु कारकों पर निर्भर कर रहा है। ये लिखो दोनों, है ना। जल धारण क्षमता परिभाषा लिखानी पड़ेगी कि समझ जाओगे। सर साथ में इंग्लिश लिखो बेटा, इंग्लिश लिखी हुई नहीं, ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी रहा, ये अंग्रेजी रहा। अब साइज तो जानते हैं, आकार साइज कहते हैं ना, परिभाषा हाँ बिल्कुल, ये लिखो तो सही, इसके बाद में लिख लेंगे यहाँ पे। ये सारा लिखने के बाद में यहाँ पे आपको चलानी है अंगुली, चलाओ लिखो। कणों का आकार छोटा, जल धारण क्षमता, ये क्या लिखा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, WHC क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, शॉर्ट में लिख दिया है ना। जल धारण क्षमता कम, ये 3 मर्दा पड़ जाए, जो भी कण दिए जाए उन कणों के आधार पर करना है ना। इन्हें हम टॉपिक समझ में आना चाहिए, ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे बाद में, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे, है ना। लिखिएगा, नया तीर चला के लिखिएगा, मृदा द्वारा
पानी को रोकने, मृदा द्वारा पानी को रोकने अर्थात धारण करने की क्षमता, मृदा द्वारा पानी को रोकने अर्थात धारण करने की क्षमता जल धारण क्षमता कहलाती है। पानी को रोकने अर्थात धारण, धारण करना है रोकना एक ही बात होता है ना। मृदा द्वारा पानी को रोकने अर्थात धारण करने की क्षमता जल धारण क्षमता कहलाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है। अब दोस्तों अपन ने मृदा के कल कितने अवयव पढ़े थे? 4। यस, कले मृदा में ज्यादा होगी ना। देखो उसका कारण क्या है भाई, दोमट मृदा में बड़े कण भी है और कौन से कण है? छोटे कण भी है। तो देखो यहाँ पे छोटे कण होंगे वो तो पानी को रोक लेंगे, लेकिन जहां बड़े रंध्रों का पानी कहां से जाएगा? नीचे। लेकिन देखो यहाँ पे केवल कले मृदा में कौन ज्यादा है? कले कण जो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे कण क्या होंगे? ज्यादा। आगे में जब कणाकार पढ़ाऊंगा ना, मृदा गुण स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, तो अपन पढ़ेंगे कले मृदा में कले कण कितना है, बालू मृदा में कितना है, दोमट में कले कण कितने हैं। जिस मिट्टी में कले कण जितना ज्यादा होगा ना, उसकी जल धारण क्षमता उतनी क्या होगी? ज्यादा। जैसे दोमट मृदा में कले कण कितना पढ़ा था आपने? 20%, जबकि कले मृदा में 40% से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? और 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो जितना कले होगा ना, उतनी जल धारण क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। जो अपन कणाकार पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल से क्या कर लेंगे, बातचीत है वो और कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने केवल नाम लिखा है। अभी इनके बारे में कले मृदा, बलुई मृदा होती क्या, इनके बारे में लिखा है क्या? नहीं लिखा है, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे अपन गुणों के अंदर। अब देखो आगे अपन बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट, मृदा के 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4। चारों को नाम अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? सिलेबस में। इनमें से अगर अपन बात करें, देखो मृदा जल की बात करें तो मृदा जल है, आपने कभी सुना होगा गुरुत्वाकर्षण जल, केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल। तो ये जल जब आपको एग्रोनॉमी वाले से सिंचाई पढ़ाएंगे ना, तो सिंचाई में पढ़ा देंगे। कहां पढ़ा देंगे? सिंचाई में। इसका मतलब मृदा जल सोइल वाले सर को वापस पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे। वो इसके लिए बताएंगे कौन सा जल कितने दाब पर, कितने अपने तनाव टेंशन पर रहता है, कौन सा पौधा ग्रहण करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो मृदा जल अपन पढ़ेंगे नहीं। कितने अवयव बच गए पीछे? 3। कितने बच गए? 3। अब इन तीनों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, जिनमें से अपने खनिज और कार्बनिक पदार्थ बड़ा है। आज की क्लास में 15-20 मिनट बची है, तो अपने छोटा सा टॉपिक है मृदा वायु। किसके बारे में बातचीत कर लेते हैं? मृदा वायु के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो एक अवयव अपने मृदा वायु भी है, जहां से इस बार प्री पीजी के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे? 2 प्रश्न एक टेबल में से पूछे गए थे। कुछ स्टूडेंट गलत भी करके आ गए, ज्यादातर नहीं पढ़ा तो भी सही करके आ गए थे। अब देखो मृदा वायु पढ़ेंगे तो मिट्टी में कणों के बीच में वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। अब इस वायु के अंदर कौन सी गैस कितनी है, कौन सी ज्यादा है, या वायुमंडल से ज्यादा है कि वायुमंडल से कम है, ऐसे कई बार अपने क्वेश्चन वो क्या कर लिए जाते हैं, पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो अपन साथ साथ वायुमंडल की भी गैसें देख लेंगे और साथ साथ किसकी देख लेंगे? मृदा की, ताकि आपको तुरंत ही कंपेयर हो जाए कि मृदा में ज्यादा है कि वायुमंडल में ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे गैसों का संगठन। किसका देखेंगे भाई? गैसों का क्या देखने वाले हैं? संगठन देखने वाले हैं, यानी कंपोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ गैसेस की क्या करने वाले हैं? बातचीत करने वाले हैं। और अगर दोस्तों अपन कंपोजिशन ऑफ गैसेस की अगर अपन बात करें तो देखो अपन एक तो देखेंगे वायुमंडल के अंदर। किसके अंदर देखेंगे? वायुमंडल किसको कहा जाता है बताओ? देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ आवरण के रूप में उपस्थित गैसों का जो आवरण है उसी को क्या कर देंगे? वायुमंडल। एक क्या हो जाएगी? मृदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब देखो गैसों को अपन 2 आधार पे पढ़ते हैं। कितने आधार पे पढ़ते हैं? 2 आधार पे। एक तो आयतन के आधार पे पढ़ते हैं। किसके आधार पे? आयतन के आधार पे। और एक किसके आधार पे पढ़ेंगे? भार के आधार। जैसे मान लो एक बार आप लोग सपोज करो कि सारे छोरे हैं वो इस साइड में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? जितने भी क्लास में छोरे हैं वो सारे इस साइड में बैठे हैं, और छोरियां वो इस साइड में बैठी है, पीछे की जगह खाली है। अब आपको पूछा जाए कि छोरे और छोरियां आयतन यानी मात्रा जगह के आधार पे कितने बैठे हैं, तो आधी क्लास में कौन बैठे हैं? छोरे। आधी में कौन बैठी है? छोरियां। तो आयतन के आधार पे बराबर है कि नहीं है? एक होता है भार के आधार पे। भार मतलब वजन के आधार पे। वजन के आधार बात करें, छोरों का वजन ज्यादा होगा, छोरियों का ज्यादा होगा, क्योंकि छोरे ज्यादा है तो वजन के आधार पर छोरे ज्यादा, छोरियां
कम हो जाएगी। वही आयतन के आधार पे बात करें दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो कहने का मतलब कोई गैस कितनी जगह ले रखी है उसको कहते हैं आयतन, और एक उनका क्या लेंगे अपन लोग, वजन, बाहर के आधार पे देखेंगे। अब देखो मिट्टी के अंदर जो भी अपन बात करेंगे ना वो केवल आयतन के आधार पे बात करते हैं कि वायुमंडल में तो गैस ही गैस है, केवल क्या भाई, गैस है। जबकि मिट्टी में कण है क्या भाई, और कणों के कंपेयर में वायु में तो ना के बराबर वजन होता है ना। तो मिट्टी के अंदर अपन कभी भी बाहर के आधार पे गैसों का संगठन है वो नहीं देखते हैं, केवल आयतन के आधार पे। जैसे कल अपन अवयव पढ़े तो बाहर के आधार पे पढ़े कि आयतन के आधार पे, तो मृदा में हमेशा आयतन के आधार पे बात करेंगे, किसके आधार पे, आयतन। और साथ साथ अपन एक कमेंट भी लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कमेंट, कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में, वायुमंडल से तुलना कर लेते हैं कि वायुमंडल की तुलना में, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि यहां से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वायुमंडल की तुलना में मृदा में, और यहां से अपन देखेंगे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वायुमंडल की या वायु का जो शुद्ध नमूना होता है उस नमूने में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, बताओ। वायुमंडल के शुद्ध नमूने के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, बताओ। देखिए, अरे कौन सी गैस होती है वायुमंडल में, अरे ऑक्सीजन होती है कि CO2 होती है, पक्का नाइट्रोजन होती है। देख लेते हैं, तो ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है, 78 से 79%। कितने परसेंट, 78 से 79, 78 से 79। आपने ये पढ़ा होगा कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में CO2 की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अभी बात करेंगे प्रेजेंट में कितनी है, तो CO2 बढ़ रही है, इसका में CO2 बढ़ रही है, बाकी गैसों का परसेंटेज क्या हो रहा है, कम। तो देखो अपने जब भी बात करें नाइट्रोजन, तो आज तक ये नाइट्रोजन वायुमंडल वाला केवल अपने ही नहीं पूछा था, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, पटवारी, ग्राम सेवक, लेब असिस्टेंट, सुपरवाइजर वगैरह, RS IS सब में पूछ जाते हैं। और इनके अंदर ये आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 78 और 79 एक साथ आ गया है, क्योंकि अपन कितनी पढ़ते हैं, 78 से 79%। तो यहाँ पे मैं 78 लिखूं तो भी सही है, और 79 लिखूं तो भी क्या है, सही है। अगर वजन के आधार पे बात करें, किसके आधार पे बात करें, तो वजन के आधार पे CO2 पाई जाती है 76.5%। कितनी पाई जाती है, 76.5। ये जरूर मिल जाता है कि वायुमंडल में बाहर के आधार पर नाइट्रोजन होती है 76.5, 78, तो कौन सा सी माना जाएगा, यानी 76.5 76 हो सकता है, 76.5 हो सकता है, ये 78 और 79% हो सकता है। अब देखो वायुमंडल की तुलना मिट्टी में बात करें ना, तो देखो मिट्टी के अंदर कोई ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होती, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिससे नाइट्रोजन बाहर निकले या नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा हो। इसलिए अलग अलग जगह पर किसी में हो सकता है, इस जमीन के अंदर नाइट्रोजन है, मृदा में क्या हो जाए वायुमंडल से ज्यादा, किसी जगह क्या हो सकती है, कम, और किसी जगह क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। यानी ये कभी फिक्स नहीं है कि ज्यादा ही होगी या कम होगी या बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे, अब मैं देखो ज्यादा लिखूं तो 78 से ज्यादा लिख सकता हूँ ना, कम लिखना चाहूं तो 78 से कम भी लिख सकता हूँ, और 78 लिखना चाहूं क्या लिख सकता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 78.2, तो ज्यादा लिखा है कम लिखा है, ज्यादा। बराबर भी हो सकती है क्या कम भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। अब एक गैस से 4 प्रकार के क्वेश्चन और भी बनेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन इस टेबल में 4 प्रकार के क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन कि वायुमंडल में आयतन के आधार पे नाइट्रोजन 78, बाहर के आधार पे 76.5, मृदा के अंदर नाइट्रोजन 78 या 78.2 जो भी है। और अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल की तुलना में मृदा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ज्यादा, कम, बराबर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब अगली जो 2 गैसें हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, और ये अगली गैसें ने इनका कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था आपको। देखो अगली वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है भाई, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करें तो मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। देखो मैं प्रकाश संश्लेषण की बात नहीं कर रहा, मैं श्वसन की बात कर रहा हूं। श्वसन आप में हो, चाहे मेरे में हो, चाहे गधों में हो, चाहे घोड़ों में हो, श्वसन का मतलब ही ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना। जबकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। शायद मेरे ख्याल से भी CET का पेपर हुआ था, शायद 25-27 को क्या से ये सर पूछ रहे थे टाइपिस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था कि दिन का यानी वह कौन सा समय है जब पौधा नहीं तो CO2 को ग्रहण करता है, नहीं ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। दोपहर को, रात को, और एक देर का था इवनिंग टाइम में, और एक उपरोक्त सभी।
रात को पौधा क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2। ये पढ़ाया था ना मैंने उधर वाली क्लास में कि श्वसन के अंदर पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। मैंने कहा रात को ऐसे अपने बुजुर्ग और बडेरे कहते थे पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाते हैं। पढ़ाया था ना, परिभाषा पढ़ाई था। तो पौधे रात को CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल पौधे की पत्तियों में होता है। कहां पे होता है? और प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते। जितनी ऑक्सीजन उनको श्वसन में चाहिए वो तो रुक जाती है, और बाकी ज्यादा ऑक्सीजन वो क्या हो जाती है? छोड़ दे। लेकिन सुबह के समय और शाम के समय, कब है? सुबह के समय और शाम के समय। अब हल्की हल्की जब लाइट रहती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर जितनी वो CO2 है वो क्या करता है? यानी CO2 तो ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन जितनी निकलेगी प्रकाश संश्लेषण में वो सारी ऑक्सीजन पौधा किसमें उपयोग कर लेता है? आपके श्वसन में। किसमें कर लेगा? तो इसका मतलब वो कोई सी गैस नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन निकली और पौधे ने क्या कर लिया? श्वसन में उपयोग कर लिया। और कौन सा समय? एक सुबह का समय और एक शाम का समय, जो भी आपके सीईटी के पेपर में पूछा गया था। लेकिन मैं जड़ों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जड़ों की। अब जड़ों के अंदर बताओ क्लोरोफिल पाया जाता है क्या? क्या जड़ों के अंदर लाइट आएगी क्या? क्या प्रकाश संश्लेषण होगा क्या? लेकिन श्वसन होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको कल परसों कहा था, मैंने कहा श्वसन 24 घंटे होना चाहिए। अगर 2-4 मिनट भी रुक गया अपने अंदर, 2-4 मिनट रुक गया, कितने लोग आएंगे अपने पास में? 4। और क्या कर देंगे? अपनी क्या बना देंगे? बानी बना देंगे। अब पौधों की तो बानी तो नहीं बनती बेचारों की, लेकिन पौधे के किसी भाग में श्वसन रुक जाता है ना, तो वो भाग सूख जाता है। क्या हो जाता है? अगर पौधे का कोई भाग सूख गया ना, इसका मतलब उसकी कोशिकाएं मर गई, उसके अंदर श्वसन क्या हो चुका है? बंद हो गया है। किसी कोशिका में श्वसन हो रहा है तब तक वो जिंदा है। ठीक है, अपने जीवित पिंड कहा था उसमें मैंने समझाया था, मैंने कहा जिंदा होने का मतलब श्वसन है। क्या है? श्वसन है, जो अपन ने पहले पढ़ा था। अब इसका मतलब जड़ें प्रकाश संश्लेषण होगा, श्वसन होगा, और 24 घंटे होता है, 24x7। तो ये कौन सी गैस ग्रहण करेगी? ऑक्सीजन को। छोड़ेगी कौन सी गैस? CO2 को। मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? हाफ बूढ़े क्या पाए जाते हैं? ये भी कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन। छोड़ेंगे कौन सी गैस? तो देखो मिट्टी के अंदर लगातार ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है? ग्रहण। और CO2 क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब मान लो ऑक्सीजन को खा रहे हैं दोनों के दोनों ही, तो बताओ मिट्टी में ऑक्सीजन कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे कम होगी कि ज्यादा होगी? कम पाई। वायुमंडल से हमेशा ऑक्सीजन क्या होगी? कम। अब यहाँ पे कम होती है, इसलिए वायुमंडल से धीरे धीरे ऑक्सीजन किसके अंदर आ जाएगी? मिट्टी के अंदर। वह अपनी कभी बात सुना होगा, विसरण नाम सुना होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। और वायुमंडल और मिट्टी के बीच में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण द्वारा ही होता है। किस द्वारा? विसरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, जो मैं लिखूंगा आगे लिखने के बाद में। तो कुल मिला के कैसे ऑक्सीजन क्या होती है? हमेशा एक कम। और यहाँ पे देखो ये CO2 क्या हो रही है? बन रही है। क्या हो रही है? बन रही। अब यहाँ पे ज्यादा हो जाए क्या हो जाएगी? अब यहाँ से वायुमंडल से हमेशा कहां जाएगी? इसलिए कई बार आप बुझाए गेहूं के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। सरसों के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। ये चने के खेत से कौन सी निकलती है? सभी फसलों के खेत से कौन सी गैस निकलती है? CO2। लेकिन धान के खेत में CO2 से ज्यादा कौन सी निकलती है? और वही स्पेशली अकेली फसल है, इसलिए अपन पढ़ते हैं कि धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? और वो धान की खेत से नहीं निकलती। किसी भी खेत में पानी भर जाता है ना, तो जिस खेत में पानी भर गया तो उस खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। इसलिए उसको दलदल गैस या मार्स गैस के नाम जानते हैं। इस नाम से जो आगे पढ़ेंगे। तो कई बार आपको लिया जाए कि किसी भी आपको धान के अलावा, धान में पूछा है मीथेन के बाद में CO2 है, किसी भी फसल का नाम दे पूछा है, बताओ इस पौधे की फसल से कौन सी CO2 निकलेगी, यानी कौन सी गैस निकलेगी मृदा में, तो कौन सी जाएगी? CO2 याद रह जाएगा। तो CO2 उत्पन्न हो रही है, ऑक्सीजन को क्या हो रहे हैं? खा रहे हैं। खा रहे हैं तो क्या हो जाएगी? कम। उत्पन्न हो रही है तो ज्यादा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, प्रेजेंट टाइम में एक्यूरेट बात करूं तो कितने परसेंट पाई जाती है? 20.9%। कितनी होती है? और भार के आधार पे पाई जाती है 23.1। देखो कई बार अपने को ये भार आयतन कुछ नहीं दिया जाता कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है। जब भार और आयतन दोनों ही नहीं दे तो कौन सा करके आना है आपको? और ये भार वाला तब भी करके आने जब ये शब्द मेंशन हो कि वायुमंडल में भार के आधार पर ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 23 करना है, अन्यथा 20.9। 20.9 तो 21 हो गया कि नहीं हो गया? 20.9 या 21 हो जाएगा। और ये हमेशा क्या पाई जाती है? कम पाई। वायुमंडल की तुलना मृदा में ऑक्सीजन हमेशा क्या है? कम पाई जाती है। और 20.5% पाई जाती है। एक्यूरेट बात करें तो 20.6%। कितने परसेंट? 20.6%। प्रीपीजी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है?
नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 78 प्लस 21 को जोड़ो, दे कितने हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या सिंपल था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। 99 हो गया कि नहीं हो गया, 99%। कितने परसेंट, गलत करने वाले हो सकते हैं उस समय गलत कर दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों कितने प्रतिशत होती है, तो दोनों को 21 को और 78 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99% में 2 गैस पाई जाती है। आगे वाली कौन सी गैस है, CO2। कौन सी गैस है, CO2, जो आपके वायुमंडल में पाई जाती है 0.03%। देखो पॉइंट के बाद में क्या लगा हुआ है, जीरो। अगर बार के आधार पे बात करें तो 0.04%। आजकल वर्तमान समय में बात करें ना, वर्तमान जनवरी 2024 के अनुसार तो वायुमंडल के अंदर जो आयतन के आधार पर भी CO2 है कितनी है, 0.04% है, जो मैं आपको नोट करके लिखाऊंगा। अगर सन देख के पूछा जाए तो वायुमंडल की तुलना में मृदा में हमेशा क्या होगी, CO2 ज्यादा उत्पन्न हो रही है। और कितनी ज्यादा होती है, 8 से 10 गुना क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। अब देखो इसको 8 से गुना करेंगे तो 0.25 और 10 से गुना करेंगे तो 0.30 हो जाएगा। भाई देखो गुना करते हैं तो भाई यहाँ पे क्या था, गुना करेंगे तो पॉइंट एक बार यहाँ जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0.25 से 0.30। और ये क्वेश्चन भी प्री पीजी में पूछा गया था, यानी मृदा वायु में CO2 कितनी है, तो 0.3। अब इसको मैं 30 लिखूं या 3 लिखूं, ये बात है ना, पॉइंट के बाद में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब तो ये किसके अंदर हो जाएगा, अपने वायुमंडल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पे 0.03 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.3 या 0.30। यहाँ कितने जीरो लगाओगे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो वायुमंडल के अंदर 0.03 और मृदा में कितने परसेंट, 0.3। और अपने एग्रीकल्चर एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी पूछ जाती है, CO2 पूछ जाती है। क्या पूछ जाती है, CO2। बताओ याद रह जाएगा क्या, एक क्वेश्चन में आपको पूछ लूं क्या, बता दोगे, सही बताओगे कि गलत बताओगे, ये बताओ मुझे, सही बता देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, मृदा की तुलना में वायुमंडल, सामने लिखा है सारा कुछ आपके, क्योंकि पढ़ाना ज्यादा नहीं होता, याद करना भी ज्यादा है, कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। क्या हो जाएगी, कम वाला तो नहीं है कोई, ज्यादा ही पाई जाती है। इसी प्रकार कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में CO2 होती है तो 8 से 10 गुना। क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा है, वायुमंडल की तुलना मिट्टी में तो क्या है ज्यादा, मैंने उल्टा बोल दिया कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में तो क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम। और देखो यहाँ क्या है, ज्यादा। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वायुमंडल की तुलना में मिट्टी में तो क्या है, ज्यादा है। उल्टा बोले कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये ऑक्सीजन के लिए ये आपके 20 से 21 है कि मृदा की तुलना में वायुमंडल में ज्यादा और वायुमंडल की तुलना में मिट्टी में कम। मुझे से लग रहा है कि लिखवाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया क्या, आपको पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कौन सी है, आर्गन। कौन सी है, और ये आर्गन वाली है ना, ये आपको जो नॉर्मली आप सब किताब पढ़ते हैं नेमरा सुंडा वाली, वो नेमरा सुंडा ये कहता है, उसकी किताब में स्पेशल लिखा हुआ है कि मृदा वायु में आर्गन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, लेकिन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है अपन अभी पढ़ेंगे। ये 0.94% या 94% है, बार के आधार पे 1.30% और मृदा में बात करें 0.90%। और हमेशा क्या पाई जाती है, कम। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अपन को पूछा जा सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। एक बार आप लोग इसको लिखो, तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये आर्गन पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। इसको एक बार आप नोट करो। देखिए क्लास कितनी बजे तक है, 3:42 40 तक होती है क्लास। अब देखो ये क्वेश्चन कल मुझे याद दिलाना, एक दिन मैंने आपको पहले समझाया था, मैंने कहा बताओ आपको पूछा है मनुष्य नाक से कौन सी गैस ग्रहण करता है, सभी ग्रहण करता है ना। उस दिन आप सब कह रहे सर ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, भाई फिल्टर नहीं लगाया अपने। तो उसी प्रकार मिट्टी के अंदर कणों के बीच में जगह है ना, उनमें फिल्टर नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, फिल्टर नहीं लगाया। गैस से कोई सी भी जा सकती है। तो कल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। प्लस देखो ये मैंने टेबल बना दिया आपके सामने, आपने लिख भी लिया। मेरी तरफ से गैसों का संगठन कंप्लीट है, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा,
क्वेश्चन जिनके आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है। क्या देने हैं भाई, आंसर अपने। ठीक है भाई, तो पहले इंग्लिश मीडियम में था, अब हिंदी मीडियम में आ गया यार। अच्छा इंग्लिश मीडियम में ही है, इंग्लिश मीडियम के बेटे हैं क्या क्लास में स्टूडेंट? हाथ खड़े करो, देखो कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, सारे हिंदी मीडियम वाले। देखो उसका दिमाग कम चलता था। मैं तो मानता हूँ कि उस भाई साहब के समझ में आ गया ना कोई सब्जेक्ट, तो मानता हूँ सबके समझ में आ जाएगा। उसका दिमाग काम नहीं करता है, करता है क्या दिमाग काम? बिल्कुल काम नहीं करता। अगर उसके कोई सब्जेक्ट समझ में आ जाए ना, तो आप ये मान लेना कि आप सबके पल्ले पड़ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, मतलब सर बेइज्जती मत करो सर, आईक्यू लेवल कम है तो थोड़ी कर सकते हैं कुछ। उधर तो हो गया होगा सिलेबस कंप्लीट डब्ल्यू का, थोड़ा बहुत बाकी है। सर जी स्लाइड को थोड़ा नीचे करना, नीचे कर लेंगे भाई, कर दिया नीचे। देखो सर डब्ल्यू के टेस्ट कब से होंगे? इस संडे को नहीं है तो अगले संडे से हो जाएंगे ना, 15 दिन में एक बार लगता है शायद मेरे ख्याल से ना। जो आपके इंपोर्टेंट मैं तो घुमाने वाले क्वेश्चन है ना, इससे और ज्यादा बड़ी है। आपकी अलग अलग स्टेट के जो पेपर है उनमें पूछे गए, वो आपको संडे के पेपर में सोल के देखने को मिल जाएंगे ना। अगर वो क्वेश्चन संडे वाले आप कर देते हो ना, इसका मतलब आपको नो टेंशन रहना है कि आपके डब्ल्यू में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब, डोडा हो जाएंगे। लो हो गए डोडे, लिखो आप। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो भी मामला मैटर मसला है दोस्तों, कब पढ़ेंगे? काल। कल तो शहर वाले बोलते हैं, गांव में क्या बोलते हैं? काल। डब्ल्यू बन जाओ तो गांव में नौकरी करोगे, शहर में नौकरी करोगे? गांव में। इसलिए जो भी आपका मैटर है, मामला है, मसला है, काल पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। एक दिन मंजिल आपको मिल ही जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।